नमस्कार, मैं रजनीश पचौरी आपके इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बात करेंगे हम आज आगे हम बात कर रहे थे भारतीय संवैधानिक विकास के विषय में, और कल हमने बात की थी 1773 का रेगुलेटरी एक्ट जो आया था, हमने उसके विषय में बात की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं, आप लिखा हुआ देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। हमने एक चार्ट बना के दिया था आपको। चार्ट जो बनाया था हमने उसमें 1773 से आपने देखा था, 1773 से और 1947 तक हमने बात की थी एक चार्ट की, और उसमें एक जो एक्ट था 1773 का रेगुलेटरी एक्ट, हम उसके विषय में बात कर चुके हैं। यहाँ से हमारे संविधान की विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और 1947 तक हमारा संविधान का धीरे धीरे करके विकास होता है। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं, दूसरा जो एक्ट है वो है पिट्स इंडिया एक्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पिट्स इंडिया एक्ट जो है, देखिए ये पिट्स जो नाम रखा गया इसका, पिट्स इंडिया एक्ट, इसका नाम रखा गया 1784 में। ब्रिटेन में एक सरकार थी और उस सरकार के प्रधानमंत्री जो थे वो विलियम पिट थे, उनका नाम विलियम पिट था, और उन्हीं ने ये भारत के लिए कानून बनाया था उस समय, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस एक्ट का, इस कानून का नाम पिट्स रख दिया गया। और भारत के लिए कानून बनाया गया इसलिए इसके साथ जोड़ दिया इंडिया। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ये उन्होंने बनाकर तैयार किया था। उसमें कुछ प्रावधान कंपनी के लिए, कुछ भारत के शासन के लिए बनाकर दिए गए थे। देखते हैं, हम उसमें बात करते हैं। सबसे पहली बात यह है, हम देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, आप नोट करेंगे इसे, और नोट करने के साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे। लिखा है इसमें, हम देखते हैं, इस एक्ट के द्वारा, यानी जो पिट्स इंडिया एक्ट जो था, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्य जो थे, कंपनी के, देख सकते हैं, कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक जो कार्य थे वो अलग अलग कर दिए गए थे 1784 के एक्ट के द्वारा। इनको अलग अलग कर दिया, दो भागों में बांट दिया, और दो भागों में बांटने के बाद भारतीय उपनिवेश जो था, कंपनी का जो भारतीय उपनिवेश था, उस पर दो प्रकार से शासन होने लगा। दो प्रकार से शासन कैसे होने लगा? व्यापारिक कार्य कंपनी के जो निदेशक थे उनके हाथ में दे दिया गया, यानी व्यापारिक कार्य जो कंपनी व्यापार कर रही थी भारत में, उसके जो कार्य हैं वो कंपनी के जो निदेशक लोग थे उनके हाथ में दे दिया गया। बोला आपको व्यापारिक कार्य आपको देखने हैं, ये जिम्मेदारी आपको दी जाती है। और प्रशासनिक कार्य के लिए एक नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई थी जिसमें 6 सदस्य थे। प्रशासनिक कार्य देखने के लिए नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई और उसमें 6 सदस्य थे। लेकिन ये 6 सदस्य जो नियंत्रक मंडल में जो थे, ये सम्राट के अधीन थे, यानी इनके 6 सदस्यों के माध्यम से सम्राट शासन करता था। सम्राट अपने हिसाब से कानून बनाकर शासन करता था। ये सदस्य थे और इन 6 सदस्य को नियुक्ति करने का अधिकार भी सम्राट को ही था, और इन्हें पद से हटाने का, पदच्युत करने का अधिकार भी सम्राट को ही था। यानी इन्हें पद से हटाने का और इनकी नियुक्ति करने का अधिकार सम्राट ने अपने पास रखा था, सम्राट को ही था। ये हमने कानून देखा, 6 सदस्य थे। अच्छा, तो आपने देखा था 1773 का जो रेगुलेटरी एक्ट था, उसमें वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के प्रथम, और उनकी सहायता के लिए, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई थी। लेकिन यहाँ आकर उसमें क्या किया गया, वो 4 सदस्य जो थे, यहाँ इस कानून के द्वारा वो सदस्य 3 कर दिए गए थे। कितने कर दिए गए थे? 3। अब ये 4 सदस्यीय कार्यकारी जो परिषद थी, अब उसे आप कह सकते हैं 3 सदस्यीय कार्यकारी परिषद रह गई थी। इस कानून के द्वारा उसमें से एक व्यक्ति को कम कर दिया गया था। ये भी था इस एक्ट के द्वारा। और इसका विशेष महत्व क्या है इस एक्ट का? सबसे बड़ा महत्व ये है इसका, भारत में कंपनी के अधीन जो क्षेत्र था, यानी उस समय तक कंपनी ने पूरे भारत पर कब्जा नहीं किया था। कंपनी के अधीन जो क्षेत्र था उस पर, उसको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। यानी जो कंपनी जिस क्षेत्र को कब्जा कर लिया है वो क्षेत्र अब ब्रिटिश का है, यानी अंग्रेज़ों का है, उसका अधिकार है उस पर। ये कानून बना दिया गया इसके द्वारा। दूसरा था
ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। यानी ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों और प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। यानी अब ये अधिकार कंपनी के जो कर्मचारी या जो अधिकारी थे उनके हाथ में नहीं रहा, ब्रिटेन की संसद ने या ब्रिटेन की सरकार ने ये सारे नियंत्रण अपने हाथ में ले लिए। और ये जो कर्मचारी थे, कंपनी के जो कर्मचारी थे, यदि ये कोई गलत काम करते हैं, कोई रिश्वतखोरी करते हैं, वैसे तो रिश्वत पर और उपहार पर प्रतिबंध लगा दिया 1773 के एक्ट के द्वारा, लेकिन फिर भी यदि ऐसी कोई हरकत या धांधली पाई जाती है तो इन्होंने ब्रिटेन की सरकार ने इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की इन पर मुकदमा चलाने के लिए। लिखा है कंपनी के कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई थी। इंग्लैंड में ये कर्मचारी भ्रष्टाचार करते हैं या अन्य कोई इनके खिलाफ कंप्लेंट या शिकायत दर्ज की जाती है तो इन पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कोर्ट की। जब बात आई तो हमने पिछली क्लास में देखा था और एक कमेंट भी मुझे याद आ गया, एक बच्चे का कमेंट है, बोला सर कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में हुई थी, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। क्या अन्य भी न्यायाधीश थे कि वो अकेले ही थे? ऐसा क्वेश्चन कमेंट में आया है। तो हाँ, उसमें थे, एक तो एलिजा इम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश और थे। उसमें 3 अन्य न्यायाधीश आप लिख सकते हैं, इधर लिखता हूं मैं। 3 अन्य न्यायाधीश जो थे वो, एक तो ये थे हाइड, एक हाइड थे, इनका हाइड नाम था। दूसरे थे आपके लिमेस्टर थे दूसरे। और तीसरे जो थे, तीसरे का नाम चैम्बर्स था, चैम्बर्स। ये 3 अन्य न्यायाधीश और थे। एक तो एलिजा इम्पे थे, जिस बच्चे ने पूछा, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा, कभी पूछ लेता है ये भी कि प्रथम न्यायाधीश कौन थे या अन्य न्यायाधीश कौन थे। उनमें 4 नाम दे देगा, 4 में से एक नाम इनमें से भी कोई होगा, 3 नाम वैसे ही दे देगा। तो अब आपको पूछेगा, बोला कौन सा था इनमें से जो अन्य थे, इनमें से कौन सा है? तो आप हाइड, लिमेस्टर और चैम्बर्स, ये 3 व्यक्ति और थे, ये अन्य न्यायाधीश थे और एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए इसे नोट कर लें, 1 मिनट, इसे आप नोट करें, नोट करना जरूरी है। और नोट्स के साथ साथ आप नोट करते चलें, अपने हैंड राइटिंग में और अपने तरीके से आप अपने नोट्स बनाते चलें। नोट्स बड़े मददगार साबित होते हैं परीक्षा के टाइम पर। चलिए हम आगे बात करते हैं। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट आया था आपका 1784 में। वीडियो को पॉज करके आप इस प्रकार से और नोट कर लेंगे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। और कल हमने ये भी देखा कि कंपनियों का आगमन का क्रम और गठन का क्रम हमने देखा। एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी आगमन के क्रम की और गठन के क्रम की, PDBDFS, ये तो आगमन की ट्रिक थी। और गठन की बताई थी PBDDFS, है ना। तो इस प्रकार से वो गठन का वो था और आगमन का था, है ना। आज हम बात करेंगे यहाँ पर एक 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट की हमने बात की। इसी के साथ साथ एक अधिनियम और आया था यहाँ पर मैं लिख दिया गलत, 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम भी आया था एक बीच में, ये कानून भी आया था। और इस कानून में 2 विशेष महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। एक गवर्नर जनरल थे जिनको भारत में कंपनी के प्रशासन को और प्रशासनिक कार्यों को देख रेख के लिए नियुक्त किया जाना था। तो वो थे आपके, यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये थे। इनको 2 विशेष अधिकार दिए गए थे। एक पहला अधिकार ये दिया गया था कि अभी मैंने आपको बताया, एक कार्यकारी परिषद थी
गवर्नर जनरल की सहायता के लिए इसमें 4 सदस्य थे 1773 के द्वारा, लेकिन 1784 के द्वारा वो 4 या 3 कर दिए गए। तो जो कार्यकारी परिषद थी जो अपने निर्णय लेती थी, और वो गवर्नर जनरल के लिए मानना भी जरूरी होता था। वो भी जो निर्णय 3 या 4 सदस्य लेंगे वो गवर्नर जनरल के लिए मानना जरूरी था। लेकिन यहाँ पर इन्हें ये अधिकार दिया गया कि इस कार्यकारी जो परिषद थी 3 सदस्यीय रह गई थी कार्यकारी परिषद, कार्यकारी परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार दिया गया एवं अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया था। अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया था। आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। यानी गवर्नर जनरल केवल एकमात्र गवर्नर जनरल थे, वो भी विशेष परिस्थितियों में, यदि उन्हें लगता है कि मुझे कार्यकारी परिषद के निर्णय को नहीं मानना है और जरूरी भी है, तो कार्यकारी परिषद के जो निर्णय जो दिया गया है गवर्नर जनरल को सहायता ये लोग करते थे, तो इनके निर्णय को रद्द करने का अधिकार दिया गया था गवर्नर जनरल को। और वो एकमात्र गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, इनको ये अधिकार दिया गया था। दूसरा अधिकार इन्हें दिया गया था, आप इसे नोट करें पहले, दूसरा था, एक और अधिकार इन्हें दिया गया था, प्रधान सेनापति का अधिकार। प्रधान सेनापति का अधिकार दिया गया था। ये 2 ही कानून थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ये पूछा है ऐसे कौन से एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिन्हें प्रधान सेनापति का अधिकार दिया गया था, तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। या ये भी पूछा है, ये तो पक्का पूछा है ये वाला, ऐसे कौन से गवर्नर जनरल थे जिनको प्रधान सेनापति का अधिकार दिया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। पूछने के लिए यही पूछा सकता है, ऐसे कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्हें कार्यकारी परिषद के निर्णय को रद्द कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया था, तो वो भी ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लेकिन ये कानून कब आया? 1786 का अधिनियम। ये 2 कानून आए थे इसमें, इसे आप नोट करेंगे। नोट कर लेंगे। चलिए मैं इसे हटा देता हूं। दूसरा एक छोटा सा कानून और आया था बीच में, यहां पर एक कानून और आया, अभी आप देखेंगे, 1793 का अधिनियम। 1793 का अधिनियम आया था और इसमें भी 2 कानून निर्धारित किए गए थे। पहला कानून था कि कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए, अगले 20 वर्ष या 20 वर्षों के लिए, 20 वर्ष के लिए व्यापार करने का अधिकार दिया गया। व्यापार करने का अधिकार दिया गया। ये कानून आया था एक। यानी कंपनी के जो लोग थे, या कंपनी को सीधा कह सकते हैं, कंपनी को 20 साल के लिए आगे, यानी कंपनी को पहले 15 साल का ऑर्डर दिया गया था, 15 साल का अधिकार दिया गया था व्यापार करने के लिए, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा 20 साल और उनका व्यापार करने का अधिकार बढ़ा दिया गया इस कानून के द्वारा। और दूसरा था नियंत्रक मंडल। अभी आपने देखा जिसमें 6 सदस्य थे, नियंत्रक मंडल में अभी 6 सदस्य, हमने बताया था अभी कि नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई थी इंग्लैंड में, उसमें 6 सदस्य थे।
और नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया। वेतन देने का प्रावधान किया गया। तो दो कानून इसमें आए थे। पहला, कंपनी को अगले 20 वर्ष के लिए व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया, और दूसरा, नियंत्रक मंडल जो था, जो 6 सदस्यों का नियंत्रक मंडल बना था, जो सम्राट उनकी नियुक्ति और उन्हें पद से हटाता था, उनके सदस्यों को वेतन कहाँ से दिया। ये मंडल जो था वो इंग्लैंड में था, लेकिन वेतन भारत से दिया जाएगा। भारत का जो राजस्व उससे उन्हें वेतन दिया जाएगा। किस प्रकार से इन लोगों ने भारत को लूटा। तो ये दो एक्ट बीच में आए थे। अगले एक्ट की बात हम अगली क्लास में करेंगे, और इनके नोट्स बनाते चलें। एक कहावत कहते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस इंसान को विद्वान बनाती है। इफ़ वी डू मोर प्रैक्टिस देन वी कैन बिकम मोर इंटेलिजेंट, है ना। हम यदि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हम विद्वान बनेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बनाते चलें। अगली क्लास में हम मिलते हैं। आगे जो हमने कानून, जो चार्टर एक्ट आए थे, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास ये पहुंचेगा वीडियो। दूसरा ये है कि अभी तत्काल में जो परीक्षा आने वाली है, अभी एसएससी जीडी की भी आने वाली है, यूपी पुलिस की भी आने वाली है, अन्य जो परीक्षाएं, ऐसा कुछ नहीं है कि यूपी पुलिस का नाम ले दिया तो यूपी पुलिस में ही ये रहेगा। संविधान तो संविधान है। कोई भी परीक्षा हो, ए से लेकर जेड तक, कोई छोटे चपरासी से लेकर और आईएएस तक, है ना, कोई भी परीक्षा हो, संविधान तो संविधान तो बदलेगा नहीं, है ना। तो किसी भी परीक्षा में ऐसा नहीं है कि पुलिस का ही है तो पुलिस में ही पढ़ेंगे हम, और अदर कोई परीक्षा उसमें नहीं। हर परीक्षा में हर सब्जेक्ट, जो अब जैसे इतिहास है तो इतिहास बदल तो जाएगा नहीं कि जीडी के लिए कोई अलग इतिहास होगा और अदर कोई पुलिस के लिए अलग होगा, है ना। अन्य कोई परीक्षा है एसएससी की, उसके लिए कोई अलग इतिहास होगा। यूपी पैट का है या लेखपाल का, उसके लिए अलग इतिहास होगा। इतिहास तो इतिहास है। इसी प्रकार से आपका संविधान तो संविधान है, सबके लिए बराबर है किसी भी एग्जाम के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास बेल आइकन को दबाएं, जो कि आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।